ओके, तो आज जो हमारा आज का जो टॉपिक है, जो एक्सरसाइज में हमें जो फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पढ़ना है, तो इससे पहले कि हम फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ें तो पहले आप ये समझें कि ये फ्रेजल वर्ब जो है, फ्रेजल वर्ब्स हमेशा एक कॉम्बिनेशन होती है। ये लफ्ज़ों की कॉम्बिनेशन होती है, वर्ड्स की कॉम्बिनेशन होती है। कॉम्बिनेशन का मतलब है ये एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, एक से ये दो भी हो सकते हैं, तीन वर्ड भी हो सकते हैं। और इनका जब हम ग्रामेटिकल कैटेगरीज में देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखते हैं कि ये किस पार्ट से ताल्लुक रखते हैं, तो ये कभी कभार ये प्रीपोजिशन के साथ मिले हुए वर्ब होते हैं, कभी ये एडवर्ब के साथ होते हैं, या फिर कभी प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों के साथ होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इनको हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज to form a single semantic unit on a lexical or syntactic level। अभी इस तरह की जब आप डेफिनेशन समझेंगे तो आप सिर्फ दिमाग में ये रखेंगे कि जब हम एक कॉम्बिनेशन देखते हैं जिसमें हम आम हालात में जो उसकी मीनिंग होती है, अगर उसकी मीनिंग को सेपरेटली अलग अलग लफ्जों की मीनिंग को देखेंगे हम, तो उससे बहुत कम ताल्लुक उसका होता है। इसकी मीनिंग सिंटैटिक या जिसको हम कहते हैं सेमेंटिक लेवल पर एक अलग तरह की मीनिंग बनती है, और ये हमें एक और आइडिया की तरफ हमें ले जाती है। सो ए फ्रेजल वर्ब कंसिस्ट्स ऑफ ए वर्ब एंड ए पार्टिकल। इसमें एक तो वर्ब होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसका वर्ब होता है। वर्ब के साथ दो पार्ट्स और हो सकते हैं, या तो प्रीपोजिशन हो सकती है या फिर एडवर्ब हो सकता है, या प्रीपोजिशन हो सकती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, या फिर एडवर्ब हो सकता है। इट्स मीनिंग हैज टू बी अंडरस्टूड एज अ होल। इसको अलग अलग, इसके जो अल्फाज होते हैं, 2-3 अल्फाज जो एक साथ होते हैं, इनको हम अलग अलग अंडरस्टैंड नहीं करते, बल्कि एज अ होल इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक इनटू मीन्स टू इन्वेस्टिगेट। लुक अलग लफ्ज है, इनटू अलग लफ्ज है, लेकिन अगर इन दोनों की मीनिंग्स को हम देखेंगे तो इसका मतलब है किसी चीज का इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज के बारे में खोज करना, उसको जांचने की, परखने की कोशिश करना कि इसके अंदर क्या है, तो उसको लुक इनटू कहते हैं। इसी तरह हियर आर सम फ्रेजल वर्ब्स व्हिच हैव बीन यूज्ड इन स्टोरी। और इस स्टोरी में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल हुआ है जिनका लिस्ट नीचे दिया गया है। यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब आपको इनका सेंटेंस बनाना है। इन फ्रेजल वर्ब्स को आप एक मर्तबा फिर आइडेंटिफाई करेंगे अपनी बुक से, बुक फिर एक मर्तबा पढ़ेंगे ये कहां पर है। ये घर में आपको ये काम में रखता हूं, ये घर में ये काम आप करेंगे कि वहां गेट ऑफ कहां पर इस्तेमाल हुआ है, गेट ऑन कहां पर इस्तेमाल हुआ है, गेट डाउन कहां पर इस्तेमाल हुआ है, राइड अवे कहां पर इस्तेमाल हुआ है, ब्रिंग बैक कहां इस्तेमाल हुआ है, पुट इन कहां इस्तेमाल हुआ है, लुक एट कहां इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद लास्ट वाला अरेंज फॉर। ये ढूंढ लेने हैं आपको एक मर्तबा फिर स्टोरी से, और फिर देखना है इसकी मीनिंग वहां पर क्या सर ने क्या बताई थी। फिर आप वीडियो का भी, जो हमने पहले वीडियो पढ़ा है, वहां पर इसकी मीनिंग मैंने क्या बताई है। तो हम एक एक करके इनको, आप इनके जुमले बनाएंगे, पहले इनकी मीनिंग समझेंगे। गेट ऑफ का मतलब है डिपार्ट। गेट ऑफ का मतलब है डिसमाउंट, यानी किसी चीज से उतर जाना या किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को छोड़ देना। सूर्य सिंह गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड आस्क्ड द ट्रैवलर टू गेट ऑन टू इट। तो जब हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब बनेगा सूर्य सिंह जो है वो घोड़े से उतर गया। तो गॉट ऑफ का मतलब, यहां गेट ऑफ का मतलब बनेगा घोड़े से उतर जाना। यानी यहां पर अब, हालांकि गेट का मतलब है लाना, ऑफ का मतलब क्या होता है, यानी अगर हम इसकी इस तरह मीनिंग कहेंगे तो उसकी मीनिंग नहीं बनती है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब उसकी मीनिंग एज अ होल होती है। ये हमने पहले पढ़ा, समझ रहे हैं। तो यहां गेट ऑफ से मतलब है डिपार्ट, अलग हो जाना, या फिर डिसमाउंट, किसी चीज से उतर जाना, समझ रहे हैं। तो यहां जब इस्तेमाल हुआ तो सूर्य सिंह गॉट ऑफ हिज हॉर्स, सूर्य सिंह घोड़े से उतर गए। यहां गॉट ऑफ से अब मतलब क्या बना? उतर जाना, घोड़े से उतरना। अब दूसरा गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है, अब गेट का अलग मतलब है, ऑन का अलग मतलब है, लेकिन जब हम एक साथ इसको देखते हैं तो फ्रेजल वर्ब बनता है। और गेट ऑन का मतलब होता है प्रोसीड, आगे बढ़ना। गेट ऑन का मतलब क्या होता है? प्रोसीड या राइड, सवार हो जाना, समझ रहे हैं।
और वहां भी ऊपर भी मैंने इस्तेमाल किया आस्क्ड द ट्रैवलर टू गेट ऑन टू इट, लेकिन यहां अब एक और जुमले में इसको समझने की कोशिश करेंगे। द ट्रैवलर गॉट ऑन टू द हॉर्स, ट्रैवलर जो है वो घोड़े पर चढ़ गया। तो यहां गॉट ऑन से गेट ऑन से क्या मतलब बनेगा? चढ़ गया घोड़े। ये भी मतलब बनेगा कि वो घोड़े पर चढ़ के आगे बढ़ गया, दोनों मतलब हो जाएंगे, समझ रहे हैं? सो एंड स्टार्टेड हिज जर्नी, और अपना सफर जारी रखा या अपना सफर शुरू किया। उसके बाद है तीसरा गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब है डिसमाउंट। तो डिसमाउंट का मतलब होता है नीचे उतर जाना। अगर आप किसी सवारी के ऊपर हैं तो आप नीचे उतर रहे हैं। द ट्रैवलर डिड नॉट वांट टू गेट डाउन। और जिन मीनिंग्स की हम यहां बात कर रहे हैं, ये हम इस किताब के मीनिंग्स पर गौर कर रहे हैं, इनकी और भी मीनिंग्स हैं। फ्रेजल वर्ब्स की और भी मीनिंग्स हो सकती है, लेकिन हम यहां इस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में इनको हमने पढ़ा, उस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह की मीनिंग इनमें है, तो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो द ट्रैवलर डिड नॉट वांट टू गेट डाउन, यानी वो नीचे उतरना नहीं मानते। गेट डाउन का आप क्या मतलब हुआ? नीचे उतरना, घोड़े से नीचे उतरना। द हॉर्स व्हेन ही रीच्ड दिल्ली, जब वो दिल्ली पहुंचा तो अब वो घोड़े से नीचे उतरने को मान ही नहीं रहा था। उसके बाद चौथा है राइड अवे, दैट इज राइड ऑफ, रन राइडिंग ऑन ए हॉर्स। जब कोई शख्स जो है राइड अवे हो जाता है, इसका मतलब होता है कि वो घोड़े पर सवार होके या किसी सवारी पर सवार होके भाग जाना, चले जाना, उसका मतलब होता है राइड अवे। उसका मतलब होता है राइड अवे। द ट्रैवलर ट्राइड टू राइड अवे, आपने वो कहानी में पढ़ा, वो भागना चाहता था, तो यहां भागना इससे मुराद हो गया, लेकिन किस पर? घोड़े पर। राइड अवे बट सूर्य सिंह टुक होल्ड ऑफ द रिंग्स, लेकिन सूर्य सिंह ने क्या किया था? लगाम पकड़ ली थी घोड़े की। एंड आस्क्ड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट फर्स्ट, और उसे कहा कि पहले हम तनाजे को हल करेंगे, घोड़ा आपका है या मेरा है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम यहां भी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ब्रिंग बैक, इवोक, कॉज टू रिमेंबर, यानी जब आपको याद आ जाती है किसी चीज की तो उसको हम कहते हैं ब्रिंग बैक, याद दिलाना। ब्रिंग बैक का मतलब क्या है? सीइंग माई क्लासमेट्स ब्रिंग्स बैक अ लॉट ऑफ हैप्पी मेमोरीज। जब मैं अपने क्लासमेट्स को देखता हूं तो बहुत सारी यादें वापस आ जाती हैं। तो ब्रिंग बैक का मतलब है यादें वापस लाना। जब मैं अपने क्लासमेट से मिलता हूं तो बचपन की यादें आ जाती हैं कि हम किस तरह से स्कूल में खेलते हैं, तो इसका मतलब होता है ब्रिंग बैक। बात समझ आई? चलिए, पुट इन का मतलब होता है कीप। हम कहते हैं थीव्स हैव बीन पुट इन द जेल, तो उनको जेल में डाल दिया गया, तो इस तरह, यानी डाल देना। पुट इन का मतलब क्या होता है? डाल देना। हालांकि पुट का मतलब होता है रखना, समझ रहे हैं, लेकिन यहां पुट इन से मुराद है डाल देना या बंद रखना। द मैन वॉज पुट इन जेल आफ्टर ही वॉज फाउंड गिल्टी। उस शख्स को क्या हुआ? जो गिल्टी जो होगा उसके साथ क्या होता है? उसको जेल होती है। तो हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे द मैन वॉज पुट इन जेल, उसको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद 7 लुक एट, इसका मतलब है किसी चीज की तरफ देखना। ऑब्जेक्ट और समथिंग, जब आप किसी चीज को देखेंगे या किसी शख्स को देखेंगे तो उसको लुक एट कहते हैं, सी, देखना। आई लुकड एट हिम एंड ट्राई टू रिकॉल हिज नेम, मैं उसकी तरफ देख रहा हूं और उसका नाम याद कर रहा हूं। जब आप किसी से मिलते हैं बहुत दिनों बाद, एक मरतबा उसको आपने देखा होता है, तो आप उसको इस तरफ देखते हैं, इस तरह आप तख्त की बांधे उसकी तरफ देखते हैं और फिर याद करने की कोशिश करते हैं कि ये इससे मैं मिला हूं, ये कौन है, समझ रहे हैं? तो उसको लुक एट कहते हैं। उसके बाद 8वां है अरेंज फॉर, इसका मतलब होता है मैनेज, अरेंजमेंट करना, मैनेज करना। जब आप घर में कोई पार्टी वगैरह करते हैं तो आप अरेंजमेंट्स करते हैं, तो अरेंज फॉर आप करते हैं। आई विल अरेंज फॉर यू टू मीट द प्रिंसिपल, मैं आपके लिए मैनेज करूंगा, मैं आपको प्रिंसिपल के साथ मिलवाऊंगा, यानी मैं आपकी अरेंजमेंट करूंगा, समझ रहे हैं? तो इस तरह से इसकी मीनिंग है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो पहला हमने किया है वो सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा कि सेंटेंसेस मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। उसमें अफर्मेटिव, जिसमें असर्टिव के 2 हमने पढ़े, नेगेटिव और इंट्रागेटिव पढ़ा हमने। इसके ये नेगेटिव और पॉजिटिव हमने पढ़ा, यानी असर्टिव सेंटेंस के।
और उसके बाद हमने पढ़ा इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद हमने पढ़ा इंट्रागेटिव सेंटेंस, इसी तरह हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इनके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि जब हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं, टेंसेस में हम वर्ब को फोकस करते हैं, वर्ब की फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा आप एक बात बुनियादी तौर पर याद रखेंगे कि जब हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर हम सेकंड फॉर्म, सेकंड कॉलम का जो फॉर्म होता है वर्ब का, उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम जो थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब अपने नीचे वाली क्लासेस में पढ़ी होंगी, तो उसमें हम थर्ड फॉर्म्स वो याद करते हैं, जैसे हम डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, इस तरह की जो फॉर्म्स आपने पहले याद की है। तो हम जब इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल में, तो वहां पर हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? तो इसमें हम देखेंगे किस तरह से हम सेकंड फॉर्म की, और नीचे जब एक्सरसाइज पर हम पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सेकंड फॉर्म किस तरह बनेगी। और इसके साथ साथ अगर हमें उसको चेंज करना होगा नेगेटिव में या फिर इंट्रागेटिव सेंटेंस में, वहां हमें क्या करना है वो भी मैं साथ में बताऊंगा। Look at the following sentences. Number 1, I met him yesterday. Meet से ये met निकला है। ये met जो है इसको आप अंडरलाइन करेंगे, इसके नीचे लाइन लगाएंगे आप, या अगर आपके पास हाइलाइटर है तो इसको हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे। तो ये सेकंड फॉर्म है मीट की। किसकी सेकंड फॉर्म है? मीट की। और फिर आगे yesterday का लफ्ज इस्तेमाल है। yesterday का मतलब है गुजरा हुआ कल, जो कल था, यानी ये बात आप उससे कल मिले थे। तो कल के लिए जो पास्ट है उसके लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब को, तो हम पास्ट ही इस्तेमाल करते हैं, यानी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। पास्ट फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म। द अबव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस सम एक्शन व्हिच हैपेंड एट सम टाइम इन द पास्ट। टाइम क्या था? कल ये हो गया हमारे से, यस्टरडे लिखा हुआ है वहां पर। यहां टाइम रेफरेंस होती है पास्ट की, यानी पास्ट का टाइम दिया हुआ होता है, तो हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी काम जो पास्ट में हुआ है पास्ट रेफरेंस के साथ, तो वहां पर हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी फॉर्म का? ये आप हमेशा याद रखेंगे, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। मीट पहली फॉर्म है, मेट सेकंड फॉर्म है, तो यहां मेट का इस्तेमाल हुआ है। Thus past simple tense is used to show an action which happened or took place at some time in the past. वही बात फिर ये दोहरा रहा है कि कोई भी वो काम जो पास्ट में हुआ है और पास्ट रेफरेंस के साथ आया है, तो उसमें हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं? हम वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स के साथ। आई के साथ भी सेकंड फॉर्म आएगी, वी के साथ भी सेकंड फॉर्म आएगी, ही के साथ भी सेकंड फॉर्म आएगी, दे के साथ भी सेकंड फॉर्म आएगी, यू के साथ भी सेकंड फॉर्म आएगी, शी के साथ भी सेकंड फॉर्म आएगी, किसी भी नाउन के साथ सेकंड फॉर्म आएगी, सिंगुलर नाउन्स के साथ भी सेकंड फॉर्म आएगी, प्लूरल नाउन्स के साथ भी सेकंड फॉर्म आएगी। बात समझ रहे हैं? हर जगह हम सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। इसी का मतलब होता है ऑल सब्जेक्ट्स। बट इन नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस, लेकिन जब हम नेगेटिव और इंट्रागेटिव बनाते हैं ऑफ पास्ट सिंपल, डिड इज यूज्ड टू फॉर्म द सेंटेंस। हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। डिड सेकंड फॉर्म है डू की, डिड सेकंड फॉर्म है डू की। जब हम डिड का इस्तेमाल करते हैं तो जो बेस फॉर्म अब वहां मीट है, तो अब मीट ही लगेगा, मेट नहीं होगा, क्योंकि हमने डिड का इस्तेमाल किया। जब भी आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, आगे वर्ब को हम सेकंड फॉर्म में नहीं लाएंगे, उसको फर्स्ट फॉर्म में ही रखेंगे। क्यों नहीं? सेकंड फॉर्म कहां चली गई? डिड में। सेकंड फॉर्म कहां चली गई? और अगर नेगेटिव बना है तो वहां डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं, वहां इस्तेमाल करते हैं डिड नॉट। मैं बोर्ड पर ये सारी चीजें एक मरतबा फिर क्लियर करूंगा अभी, लेकिन लेसन को रिकॉर्ड करने के बाद। तो अब 10 द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द अबव विल बी। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस, ऊपर वाले सेंटेंस जो आपने ऊपर पढ़ा, आई मेट हिम यस्टरडे, जो हमने पहला सेंटेंस पढ़ा, अब इसका नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे आई डिड नॉट मीट हिम, या आई डिडंट मीट हिम। यानी अब मेट नहीं आएगा, अब मीट ही आएगा, क्योंकि डिड का इस्तेमाल हुआ, डिड का इस्तेमाल हुआ। बात समझ रहे हैं? और सिमिलरली द इंट्रागेटिव सेंटेंस ऑफ अबव विल बी। अब अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड को हम बाहर खींचेंगे, डिड को हम पहले लाएंगे, डिड को हम
तो डिड आई मीट लिखेंगे, मेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिड का इस्तेमाल हुआ। डिड आई मीट हिम यस्टरडे, नोट ऑफ इंटरोगेशन, तो सवाल बन गया, यानी क्या मैं उससे कल मिला था, तो ये पास्ट हो गया। नोट द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेट इज चेंज टू द फर्स्ट फॉर्म। अब आप यहां देखेंगे मेट जो है ये सेकंड फॉर्म है मीट की, किसकी? मीट की, ऑफ द वर्ब मीट इन बोथ द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेट इज चेंज्ड टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीट इन बोथ द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह बात याद रखना है, जब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों जगहों पर हम मीट का ही इस्तेमाल, आप मेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने डू की सेकंड फॉर्म डिड इस्तेमाल किया है वहां पर। तो जब डिड का इस्तेमाल होता है तो सेकंड फॉर्म अब इस्तेमाल नहीं होगी किसी भी वर्ब की, वहां पर फर्स्ट फॉर्म ही, लेकिन टेंस फिर भी सिंपल पास्ट ही रहेगा। अब यहां पर द टेंस इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये टेंस किसके लिए इस्तेमाल होता है, अगर हम पास्ट में कोई बात करेंगे तो जो किसी का पास्ट हैबिट है उसके लिए भी इस्तेमाल, पास्ट किसी एक्शन कोई आपने पास्ट में की है, रेफरेंस के साथ आप कहेंगे, पास्ट एक्शन को भी आप इसमें डिनोट करते हैं और पास्ट हैबिट को भी डिनोट करते हैं। शी नेवर केम हियर इन द डे टाइम, नेवर केम, यहां केम, कम से केम हुआ है, कम से यहां कौन सा हुआ है? केम हुआ है, यानी केम यहां सेकंड फॉर्म है, तो ये हमने इस्तेमाल किया है पास्ट हैबिट के लिए। इसी तरह दूसरा है शी स्टडीड मेनी आवर्स, स्टडीड, स्टडी से निकला है, स्टडीड इसकी सेकंड फॉर्म है, समझ रहे हैं? तो यहां पर ये इस्तेमाल हुआ। अब आती है एक्सरसाइज, यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म दैट इज सिंपल पास्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको ये देखना है, वहां पर वर्ब दिया हुआ है लेकिन ये पहली फॉर्म है, वर्ब की ये पहली फॉर्म ब्रैकेट में दी हुई है, आपको इसको चेंज करना है सेकंड फॉर्म में। पहला है आई, डैश डैश में भरना है सेकंड फॉर्म, डैश डैश में भरना है, पहले हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे इसको और फिर डैश डैश में भरेंगे। तो आई डैश डैश द जू लास्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे पिछले दिन हुआ है, पास्ट रेफरेंस है। अब विजिट लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो विजिट का पास्ट बनेगा विजिटेड, क्या बनेगा? तो यहां विजिटेड हम लिखेंगे डैश डैश में, बात समझ में आई? तो पहले आप विजिट के सामने लिखेंगे विजिटेड, आप लिखिए विजिट के सामने अपने पेंसिल से लिखिए किताब पर विजिटेड, और विजिटेड फिर उठाएंगे और किस में रखेंगे? फिर इसको डैश डैश में रखेंगे, तो ये कंप्लीट हुआ। बात समझ रहे हैं? पहले क्या करना है? फॉर्म को चेंज करना है। फॉर्म को किस तरह चेंज करेंगे? विजिट की सेकंड फॉर्म लाएंगे, विजिट की सेकंड फॉर्म क्या है? विजिटेड, फिर विजिटेड को उठाएंगे और कहां रखेंगे? डैश डैश में। बात आई? समझ आई बात? चलिए फिर दूसरा, ही डैश डैश द प्रेसिडेंट लास्ट नाइट, फिर लास्ट नाइट पास्ट रेफरेंस है, तो पास्ट सिंपल इस्तेमाल होगा। सी का पास्ट होता है सा, सी का पास्ट होता है सा, तो SAW पहले सा लिखेंगे आप सी के सामने, फिर इसी सा को उठा के डैश डैश में डाल देंगे। बात समझ आई? पेंसिल से लिखना है इसको और फिर घर में उसी तरह से इस लेक्चर को देखना है, मैंने क्या कहा है उसी तरह से एक मरतबा करना है। मैं भी बोर्ड पर एक मरतबा फिर ये आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले ये कंप्लीट हो जाए यहां पर। उसके बाद तीसरा है शी डैश डैश आउट हाफ एन आवर एगो, उसके बाद गो, तो हाफ एन आवर पहले ही टाइम हुआ है तो पास्ट रेफरेंस है। तो अब यहां पर गो का पास्ट वेंट, गो का पास्ट क्या आएगा? वेंट, तो आप पहले वेंट लिखेंगे, ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे वेंट, इसकी सेकंड फॉर्म है। अब इसी वेंट को कहां पर लिखेंगे आप? डैश में लिखेंगे, वेरी गुड। उसके बाद चौथा है द स्नेक डैश डैश द बॉय बाइट नॉट, इसका मतलब है हमें नेगेटिव बनाना है, जो ही हम नॉट देखेंगे तो नेगेटिव बनाना है, तो हम नेगेटिव में डिड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट के लिए। तो हम जो बनेगा यहां पर हमारी फ्रेज जो बनेगी, तो बाइट को हम सेकंड फॉर्म नहीं बनाएंगे, हम डिड लिखेंगे और डिड के बाद नॉट लिखेंगे, फिर बाइट ही लिखेंगे। तो हम बाहर पहले जो इसकी हमारे लिए जो इसकी अब जो वर्ब बनेगा, वर्ब की फ्रेज बनेगी, वो बनेगा डिड नॉट बाइट। ब्रैकेट से बाहर आप पहले लिखेंगे डिड, DID डिड, उसके बाद NOT नॉट, उसके बाद BIT बाइट, यानी अब हमने बाइट की सेकंड फॉर्म नहीं लगाई,
हमने did इस्तेमाल किया क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि ये और नॉट का इस्तेमाल किया। तो इसी डिड नॉट बाइट को उठा के आप कहां रखेंगे? डैश डैश में। बात समझ आई? पहले ब्रैकेट से बाहर इसको कंप्लीट करेंगे, फिर उठाएंगे और किस में रखेंगे? डैश डैश में रखेंगे। देन कम्स नंबर 5, दे डैश डैश देयर फील्ड्स लास्ट वीक और प्लो। लास्ट वीक उन्होंने अपनी जो जमीन है उसको प्लो किया है, यानी वायुन। तो अब उन्होंने उसको प्लो किया है, लेकिन हमें प्लो को पास्ट में लाना है क्योंकि यहां पास्ट जुमला है, ये पास्ट में काम हुआ। तो प्लोड, PLOUGHED, समझ आया? प्लॉट यानी उन्होंने इसको पास्ट में किया है, तो इस प्लॉट को उस आप डैश डैश में आप लगाएंगे, ठीक। उसके बाद डैश डैश दे डैश डैश द हाउस लास्ट संडे, नोट ऑफ इंट्रागेशन, यानी ये क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन? में मैंने पहले ही बताया डिड पहले आ जाता है, डिड पहले आ जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे, बनेगा क्या? लीव का लीव ही रहेगा, लेकिन पहले क्या आ जाएगा? डिड, दे, फिर लीव। और बाहर आप पहले बनाएंगे डिड, डी कैपिटल डी लिखेंगे, DID डिड। उसके बाद लीव ही रहेगा क्योंकि हमने डिड का इस्तेमाल किया, सेकंड फॉर्म नहीं बनेगी, पहली फॉर्म रहेगी क्योंकि डिड का इस्तेमाल हुआ। और अब पहले डिड आएगा, उसके बाद दे लिखा हुआ है, उसके बाद हम लीव ही लिखेंगे। लेफ्ट क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये डिड इस्तेमाल हुआ है यहां पर। सेंटेंस जो है इंट्रागेटिव है, सेंटेंस जो है। उसके बाद 7वां, ही डैश डैश हर लास्ट वेडनेसडे मीट का मेट, MET, अभी हमने वो पढ़ा, मेट लिखेंगे बाहर, फिर उसी को डैश डैश में डालेंगे। उसके बाद 8वां, वी डैश डैश द पार्टी लास्ट वीक, एंजॉय नॉट, तो डिड नॉट करेंगे, फिर एंजॉय लिखेंगे, तो बाहर लिखेंगे डिड नॉट एंजॉय, तो उसी को उठाएंगे और कहां रखेंगे? डैश डैश में। फिर 9वां, व्हेन डैश डैश द रेन डैश डैश, ये भी नोट ऑफ इंट्रागेशन पर खत्म होता है, यानी सवाल है। तो व्हेन डिड, WH वर्ड इस्तेमाल हुआ, उसके बाद डिड लिखेंगे, DID डिड। उसके बाद स्टॉप ही रहेगा, सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं होगा क्योंकि डिड का इस्तेमाल हुआ है। क्लियर? उसके बाद 10वां लास्ट वाला, वी डैश डैश टू द मूवी यस्टरडे, गो का क्या आ जाएगा? वेंट, वी वेंट टू द मूवी यस्टरडे। और इसको आप 3 मरतबा वीडियो को देखेंगे। कितनी मरतबा? और कल मैं 1 मरतबा फिर ये एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड पर, तब जाके आपको ये इंशाल्लाह समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। जरूर इसको सुन लेना।